हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हो ये पढ़ ले। जैसा कि आपको पता है, हमने एक PYQ सीरीज चला रखी है, जिसकी पहली वीडियो ये थी। हम 7 मार्च पर शिफ्ट के पहले 20 क्वेश्चन और अगले 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कर चुके हैं कवर। देखो, जो ये सीरीज है उसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं उसका आपको सोर्स दिखा रहा हूँ, प्लस ये भी बता रहा हूँ ये कहाँ से आया है और कौन से क्वेश्चन और यहाँ से आ सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, आपको कोई भी नहीं करा था। ऐसा इसलिए करा था क्योंकि जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था, कोई भी क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दे रहा था, पर दिक्कत क्या आ रही थी कि वो सोर्सेज नहीं बता रहा था कि ये एनआईएस में किस लाइन से है, कि कहाँ से है, कौन सी एनआईएस की बुक में। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन यहाँ पे है आपका। साथ में जो भी क्वेश्चन है वो बताता हुआ चलूंगा कौन सी किस बुक से, और जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ओए पढ़ लिसे और अलग से बनाया मैंने, D+B पेडागोजी करके। वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे नोट्स और जितनी वीडियोस की लिंक वहां मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगले 20 क्वेश्चन। 7 मार्च की शिफ्ट 1 की अगली 20 क्वेश्चन। ठीक है भाई, हम 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, प्लस आपको सारे सोर्सेज के बारे में पता लग जाए। दूसरा, जो भी क्वेश्चन है उसको समझाता हुआ चलूंगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे ये क्लासेस आगे चलती रहेंगी, आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी और आपकी 1 महीने में आप फर्क दिखने लग जाएंगे खुद में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल देखो। आ जाते हैं हम, ये रहा पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग्स टू मुंडा फैमिली। देखो, आपको नहीं पता लगेगा अगर आपने एनआईएस नहीं पढ़ी होगी ना, तो आपको पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, ये रटने वाला सवाल है जो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसमें। देखो, ठीक है, ये दिख रहा है। क्योंकि मैं तो अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे। हम्म, ठीक है, इसके ऊपर रीलोड कर लूं। चलो, देखो दिख रहा है, ये है 503 का ब्लॉक 1, लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ इंडिया, इंडिया एज अ लिंग्विस्टिक एरिया। एक सवाल ये आता है कि इंडिया में कितने टाइप की फैमिलीज है। 4 टाइप की फैमिली है। इंडो आर लिख लो, लिख लो कॉपी में, इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियन या स्लैश मुंडा। ठीक है, ये 4 टाइप की फैमिली है। प्लस एक जो सवाल अभी आया कि ये 4 फैमिलीज कौन कौन सी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस बोलती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। देखो, इंडो आर्यन की देखो, इंडो आर्यन बेसिकली जो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया है वो वाली चीज है, जो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ प्लस थोड़ा सा नॉर्थ, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। ठीक है, देखो, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमीज, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ओडिया और कश्मीरी। ठीक है, ये इंडो आर्यन। उसके बाद द्रविडियन, द्रविडियन बेसिकली साउथ का मैक्सिमम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुरुक। ठीक है, तिब्बतो बर्मन इज लाइक, तिब्बत और बर्मन के आसपास का इलाका, मणिपुरी, अंगमी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, ये तंगसा और मिजो। ठीक है, और मुंडा, मुंडारी हो, संथाली, सरवा। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू मुंडा फैमिली। तो देखो, उसमें मुंडारी भी थी और संताली भी थी, तो दोनों आ जाएंगे। बात क्लियर। 503 का ब्लॉक 1, क्लियर है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड बेसिकली क्या होता है, डिस्कवरी मेथड होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई आ जाओ तुम 502 का ब्लॉक 1, 502 का ब्लॉक 1, पेज नंबर भी 91 लिख लो, और इस वाले का पेज नंबर 26 था। ठीक है, डिस्कवरी मेथड क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, ये देखो। पहले तो एक तो देखो, ये 3.4.4 है, इसमें ऐसे काफी सारे नीचे अलग अलग मेथड दिखा रखे हैं, तो सारे मेथड देखने देखने होंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल देखो क्या करना है। डिस्कवरी मेथड, दिस मेथड इज अदरवाइज नोन एज ह्यूरिस्टिक मेथड। डिस्कवरी मेथड को क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ये पूछ लेंगे ह्यूरिस्टिक वर्ड कहां से डिराइव हुआ है। ह्यूरिस्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्का से डिराइव हुआ है। इसका ह्यूरिस्का। अब ये पूछ लेंगे ह्यूरिस्का का मतलब क्या होता है। ह्यूरिस्का का मतलब होता है टू फाइंड आउट, क्या, टू फाइंड आउट। और इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी मेथड। बात क्लियर। ये पूछ लेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने था, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग, हु इंट्रोड्यूस दिस मेथड फॉर टीचिंग साइंस। ठीक है, डिस्कवरी मेथड आपको पता है बच्चा कैसे सीखता है। बात क्लियर। मेन बात याद करने वाली क्या, डिस्कवरी मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक वर्ड आया कहां से, ग्रीक वर्ड, कहां से, ह्यूरिस्का से।
फिर उसको का मतलब क्या, टू फाइंड आउट। दिया किसने, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सारे हैं याद करने वाले सवाल, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी मेथड देखो, पहले एक प्रॉब्लम होगी, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम बच्चा देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करेगा। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला तो एक्सपेरिमेंट करेगा, अगर कुछ देख के समझने वाला देख के समझेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, और लास्ट में इवैल्यूएशन। ये होते हैं स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी मेथड। ये भी पूछ लेगा डिस्कवरी मेथड के कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और उसमें भी ऐसा पूछ लेगा व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ डिस्कवरी मेथड, व्हाट ऑफ द फोर्थ स्टेप। देखो एक सवाल से कितने सवाल निकल सकते हैं, और ये आए भी हैं, ठीक है। तो याद कर लो, क्लियर होगी बात। अरे यार हट, ये मैं चेंज ही करना भूल गया। देख लो भाई, फिर से देख लो एक बार, मैंने सब सारा समझा दिया है, बस ये समझाया, मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गया था, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड ये मार्क कर दिया है 502 का ब्लॉक 1, क्लियर है बात। चलो, तो इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा डिस्कवरी में, क्लियर है कोई बात। चलो, एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सचर ऑफ, ईवीएस किस चीज का मिक्सचर है। पहली बात, ईवीएस कौन सी क्लास से आती है ये पूछेंगे, 3rd से 5th तक होती है ईवीएस, ठीक है। 3rd से 5th तक ईवीएस। उसके बाद पूछ लेंगे एमएलएल, मिनिमम लेवल लर्निंग में कितने सब्जेक्ट सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। एमएलएल में 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, मैथ्स, लैंग्वेज, ईवीएस, ठीक है। अब आ जाओ वापिस इस वाली स्क्रीन पर, स्क्रीन चेंज होगी, स्क्रीन चेंज होगी, ठीक है। ये शायद ईवीएस की होगी, ठीक है। 2 सेकंड रुकना। चलो भाई देखो, ये है ब्लॉक 1, वो कौन सी है, ईवीएस वाली का ब्लॉक 1 है, ठीक है। देखो, ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ ईवीएस। कौन कौन से, पहला साइंस, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजी। सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। ये कंटेक्स्ट में नहीं है, कंटेक्स्ट में बस ये है कि साइंस से जुड़ के बना है, सोशल स्टडीज से जुड़ के बना है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन से जुड़ के बना है, क्लियर है बात। इट एम्ड एट डेवलपिंग इन चिल्ड्रन अ होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव एनवायरनमेंट, कि बच्चे को पूरा एक व्यापक रूप मिले किसका, एनवायरनमेंट का, वो एनवायरनमेंट को समझ पाए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को, उसकी प्रोटेक्शन को वो समझ पाए, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो कौन सा, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद हिज लिटरेचर, इनमें से कौन सा उसकी लिटरेचर, मतलब कोई एक लेखक लिखा हुआ है और साथ में उसकी किताब लिखी हुई है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। पहला, तुलसीदास रामचरितमानस जैसी गीतावली। देखो, अगर आपको वैसे पता होगा, आपको वैसे नॉलेज हो तो आप कर दोगे, बट अगर आपने एनआईएस नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाओगे, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज है तो शायद आप कर दो। तो ये भी एनआईएस में मेंशन है, देखो चलते हैं वापस, आ जाओ एक बार, आप 2 सेकंड रुकना। देखो, लिख रही है, जैसी एंड तुलसीदास आर प्रोलिफिक पोएट्स ऑफ अवधि। ये भी पूछ लेंगे कि जेएससी और तुलसीदास किसके प्रोलिफिक पोएट थे, अवधि के थे। जेएससी पद्मावत इज अ लिटरेरी एपिक इन अवधि। ये भी पूछा, सवाल आया हुआ है कि जेएससी ने पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी थी, अवधि में लिखी थी। तुलसीदास हैज रिटन अ टोटल ऑफ 12 प्रोमिनेंट पीसेस, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है। देखो, तुलसीदास ने कौन कौन सी लिखी, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है। गीतावली, विनय पत्रिका एंड कतावली आर इन ब्रज। सवाल आया है, ये भी सवाल आया हुआ है कि विनय पत्रिका, गीतावली कौन सी भाषा में लिखी गई है, ब्रज में। तुलसीदास रोट विद इक्वल कंट्रोल इन बोथ ब्रज एंड अवधि भाषा। तुलसीदास वैसे बाकी किताबों को बहुत अवधि और ब्रज भाषा के कॉम्बिनेशन रखते थे, बट जो विनय पत्रिका, गीतावली और किताबली है ये ब्रज में लिखी थी, ठीक है। बात क्लियर होगी, ये सवाल आया हुआ है, आ जाओ, देख लिया। हाँ भाई, अब बता दो, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, और ये गीतावली भी देखो क्या पढ़ा अभी हमने, राम किसने लिखी है, तुलसीदास ने, है ना। जेएससी ने कौन सी लिखी है, पद्मावत, तो ओनली वन। बात क्लियर होगी, सबसे आसान सवाल। अब आप जब भी आएगा आप सवाल कर दोगे, ठीक है। डैश हैज बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। कौन सी इनमें से, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, इनएफिशिएंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनमें से कौन से में से, जितनी भी कंडीशनिंग है इनमें से ज्यादातर क्या बनी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज बनाई गई है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें सीएल याद है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, है ना। और क्या था एक चीज, और इसकी लर्निंग दी थी कौन सी, प्रोग्राम लर्निंग, याद होगी, प्रोग्राम लर्निंग, है ना।
तो क्या किसका था? ऑपरेंड कंडीशनिंग का। बाकी सब में से नहीं निकले। देखो प्रोग्राम लर्निंग है, और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन छोड़ दो बेशक, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट याद करो है ना, और CAL है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। आया याद? तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? ऑपरेंड कंडीशनिंग। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा पहला हिंदी न्यूज़पेपर था इंडिया का? उद्दंड, उद्दंड मारदंड, तरुण भारती, अंदाज नहीं, आनंद बाजार पत्रिका, ABP और केसरी। मैक्सिमम लोगों को पता होगा उद्दंड मारदंड। ठीक है, दिया कहां हुआ NIS में, ये देख लो। NIS में खुल गया पेज। ठीक है, सॉरी। ठीक है, देखो इट इज रेलेवेंट, ये है 501 का ब्लॉक, 503 का ब्लॉक 1। इट इज रेलेवेंट ओवर हियर द कंट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। बिल्कुल सेम लाइन उठा रखी है। देखो वही तो बता रहा हूँ, मैक्सिमम लाइन जो भी उठा रखी है मैं आपको करवा दूंगा, और साथ में ही बताऊंगा और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज जो मैं अपने टाइम पे मिस करता था कि यार ऐसा कोई टीचर नहीं है जो सवाल बिल्कुल ही ये दिखा रहा हो कहाँ से उठाया गया, समझ रहे हो? तो मैक्सिमम सवाल जो उठाए गए मैं आपको विद सोर्सेज दिखा रहा हूँ, तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्लियर बात? चलो, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड, इसका ईयर ही पूछ लेंगे कि उद्दंड, अगले सवाल में कि इसका कौन सा ईयर है? 1826। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पूछ लिया, क्या पता अगली बार पूछ ले एज वेल एज डेट ऑफ द सेकंड न्यूज़पेपर पूछ ले। सेकंड न्यूज़पेपर कौन सा था? तो सेकंड न्यूज़पेपर था बांगदूत। क्लियर बात? सेकंड न्यूज़पेपर कौन सा? बांगदूत। या दोनों याद होना चाहिए। एक तो उदंड मार्तन कहाँ लॉन्च हुआ? कैलकाटा में 1826 में। दूसरा सेकंड न्यूज़पेपर का क्या नाम था? सेकंड न्यूज़पेपर का नाम था बांगदूत। क्लियर होगी बात? चलो, 503 का ब्लॉक 1, बात क्लियर? उदंड मार्तन। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ICT इन लर्निंग? ICT का इसमें से कौन सा यूज नहीं है? क्रिएटिंग लर्निंग कंडीशन इन क्लासरूम, बिल्कुल सही है कि लर्निंग कंडीशन अगर बच्चा, देखो ICT का काम क्यों आता है? क्योंकि ICT में बच्चे के ज्यादातर विजुअल, मतलब ज्यादातर सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक विजुअल, हियरिंग, और बाकी अगर उसको कुछ एक्टिविटी दे दो ICT में तो मतलब मैक्सिमम सेंसेस उसके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग कंडीशन बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है। बच्चों को अगर आप कुछ दिखाओगे, वीडियो दिखाओगे, कुछ क्रिएटिव एनिमेशन दिखाओगे तो वो ज्यादा समझेगा, बिल्कुल सी बात है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डिसमिटिंग अमॉन्ग पीयर्स, कि उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। देखो ICT का एनालिसिस असेसमेंट में भी आता है। जब बच्चे फॉर एग्जांपल एक टीवी लगा हुआ है, फिर कोई कंप्यूटर है, वो भी ICT होगा, उस पर कोई टेस्ट वगैरह देंगे, या फिर वीडियो देख के कुछ एक बेसिक सी, ठीक है, एक बेसिक सा टेस्ट देंगे, फिर एक वीडियो देखेंगे, उसके ऊपर एक असेसमेंट देंगे, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उनको बताएगा भी, समझ रहे हो? तो क्या दोनों बिल्कुल सही है? दोनों बिल्कुल सही है, तो गलत पूछा है, गलत पूछा है, तो गलत कौन से? गलती से टिक हो गया मेरे से। ठीक है, तो इसमें से गलत कोई सा भी है तो नीदर वन। ठीक है, गलती से गलत मेरे टिक हो गया। क्लियर होगी बात? गलत पूछा था, दोनों सही है, तो नीदर वन एंड। क्लियर होगी बात? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग? इनमें से कौन सा मैथमेटिक्स लर्निंग एट, मतलब जब बच्चा स्टार्टिंग स्कूल में होता है, लाइक फर्स्ट से फिफ्थ में, तो उसमें से कौन सा इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है? चिल्ड्रंस इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड कंटेक्चुअल, कि स्टार्टिंग में बच्चे की जो मैथ को समझने की ताकत होती है वो कंक्रीट होती है ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं समझेगा। देखो उसमें क्या था प्याजे वाली में, प्याजे वाली में कौन सा? प्री ऑपरेशनल, है ना, उसमें कंक्रीट चीजें, समझ रहे हो? और कौन सा था प्री ऑपरेशन के बाद कौन सा आता है ना, और प्री ऑपरेशन के बाद कौन सा? कंक्रीट ऑपरेशन, जिसमें वो कंक्रीट चीजें सीखता है। और वैसे ही बच्चा एक स्टार्टिंग की एज में कंक्रीट चीजों पे ज्यादा ज्यादा तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो कंक्रीट इसका आ जाएगा। उसके बाद कंटेक्चुअल क्या होता है पता है आपको? कंटेक्चुअल क्या होता है? कंटेक्चुअल होता है किसी भी एक बेसिक कंटेक्स्ट में, ठीक है, तो वो कंटेक्स्ट मतलब रिलेट करके भी समझ पाएगा आसानी से। ठीक है, एक्टिव मैनिपुलेशन विद द कंक्रीट एलिमेंट, हाँ, बच्चों अगर आपको जोड़ना सिखाना है तो उसको बोर्ड पे ना सिखा के उसको 10 बॉल दे दो, बच्चे ये आपको 5 बॉल दी, लो 3 बॉल और दी, गिन के बताओ कितनी, तो कंक्रीट चीजें वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। बात क्लियर होगी? तो दोनों इसके बिल्कुल सही है ना? बहुत इजी सवाल था, समझने वाला था। प्याजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा प्याजे का जो स्टेज है वो करेक्टली मैच्ड है?
सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। सेंसरी मोटर में क्या, बच्चा किससे कुछ चीजें करके सीखता है ना, अपने सेंसेस से सीखता है, एक्टिविटी करके सीखता है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, कंक्रीट ऑपरेशनल प्रो अपोजिशनल थिंकिंग, लिख लो। प्रो अपोजिशनल थिंकिंग आती है एब्स्ट्रैक्ट वाले चीज में, एब्स्ट्रैक्ट कम फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। तो प्रो अपोजिशनल थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, बिल्कुल बात क्लियर। प्रो अपोजिशनल थिंकिंग का मतलब होता है जब बच्चे के पास आपके सामने कोई चीज नहीं है, आप उसको कोई एक हाइपोथेटिकल या फिर एब्स्ट्रैक्ट कोई सिचुएशन देते हो और उसका सॉल्यूशन निकालता है खुद सोच के, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल थिंकिंग मतलब बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही होती है, क्लियर बात। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसमें आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो दूसरा गलत है और पहला सही है, बात होगी क्लियर, ठीक है। Which of the device which interprets and executes the instruction in the computer? CPU, कंप्यूटर क्या बोलते हैं हम, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आते हैं एएलयू, हाँ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होता है बेसिकली जोड़ घटा या फिर जो भी आप ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कराते हो वो, है ना। तो बेसिकली जो इंटरप्रेट एग्जीक्यूट करता है वो सीपीयू है। सीयू कंट्रोलिंग यूनिट होती है ना, कंट्रोलिंग द फंक्शंस। और ये 502 के ब्लॉक 3 में है, लास्ट के सेकंड थर्ड लास्ट के। हाँ ठीक है, यशविन सर साइड में बैठे हैं, बता दिया वो, क्लियर है बात। चलो द फॉर्मूला, देखो इसमें एक बेसिक दो चीजें दी हुई हैं, हमें बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। कि ये वाला फॉर्मूला क्या सही है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन। और सेकंड, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ये वाली भाई जो चीज दी हुई है ये मैथ के ब्लॉक में दी हुई जो मैथ की किताब है, आपको 2 सेकंड देना मुझे, देखो बस यहाँ रुक जाओ, अभी नहीं देखो। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फॉर्मूला देखो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको याद कैसे करनी है, देखो ये ज्यादातर बात मतलब इसमें कंफ्यूजन होती है और याद नहीं होता। देखो याद कैसे करना है, मोड तो इस साइड रहेगा, आपको याद इतना एटलीस्ट याद होना चाहिए कि मोड लेफ्ट साइड रहेगा, मोड इक्वल्स टू, ठीक है। मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है कि मीन की स्पेलिंग बड़ी है, मीडियन की बड़ी है, तो 3 मीडियन क्या कहेगा, ठीक है। मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो मीडियन के आगे 3 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, और 2 आएगा मीन के आगे, और माइनस याद रखना, माइनस लगाना है। ये 3 और 2 की कंफ्यूजन होती है, ये ऐसे दूर कर लेनी है कि मीडियन बड़ा है 3 आगे आएगा और मीन छोटा तो 2 आगे आएगा, ठीक है। और माइनस आपको लगाना है, इसकी कंफ्यूजन होती है, अब दूर होगी, ठीक है। ये सवाल और क्या आता है इसमें से, देखो देखो डिस्टेंस, इसका रेंज का सवाल पूछ लिया गया इस सवाल में, अगले में क्या पता डिस्टेंस मेजर पूछ ले, ठीक है। मेरे पास ये पूरी मार्कडमी है जहां पे सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं। मैं आपको जब ये ब्लॉक कराऊंगा ऑनलाइन तो आपको एक चीज बता दूं क्या चीज पेपर में आएगी, है ना। चलो रेंज क्या है, देखो रेंज इज द सिंपलेस्ट, रेंज बेसिकली क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी जो डाटा होता है उसमें एक हाईएस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब एक हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर के डिफरेंस रेंज होती है, मतलब उसकी रेंज ही होती है, ठीक है। Range is the simplest measure of variability, both from the point of calculation and understanding. It is the difference between the largest and the smallest observation of data. ठीक है, ये चीज बात है एक्सक्लूसिव रेंज, इंक्लूसिव रेंज, इसका मैं आपको बता दूंगा जब भी पूरी कराऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, बढ़िया तरीके से करा दूंगा। उसके बाद देखो और कितनी जाएगी, मोड इज यूज्ड व्हेन वी विश टू नो व्हाट द मोस्ट टिपिकल केस इज। समझ, क्वेश्चन आ जाएगा, डैश इज यूज्ड व्हेन वी विश टू नो व्हाट द मोस्ट टिपिकल केसेस। अगला, मोड इज द मोस्ट अनस्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मीन मीडियम मोड होते हैं ना ये बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी नापने के लिए होते हैं, ठीक है। तो मोड इज द मोस्ट अनस्टेबल, मतलब कि कैसे, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है 5 5 6 6 3 3, तो मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रहा है वो मोड हो जाएगा, तो ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, ठीक है। मोड इज द स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मार्क करके याद कर लो, इनको लिख लो, सीधे से पेपर में आएंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है भाई, बात क्लियर। आ जाओ वापिस इस पे, देखो क्या माइनस आएगा तो ये गलत, और डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2। सॉरी यार, बोथ 1 and 2 क्यों मार्क कर दिया मैंने, पहला गलत है ना, तो ओनली 2, ठीक है, गलती से मार्क हुआ, ये आपको पता लग गया होगा। चलो, when children do listen and identify activities they are, जब बच्चा कुछ सुनता है और उसको आइडेंटिफाई करता है,
मतलब कि माइंडफुल लिसनिंग करता है, कि उसको पता होता है क्या सुनना है और समझना। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग बिल्कुल सही है। जब वो माइंडफुल लिसनिंग करेगा, लिसनिंग एंड आइडेंटिफाई, जैसे कि हम बोलेंगे चलो बच्चों हम क्लास में आ गए हैं, अब मैं आपको जो भी मैं चीज बोलूंगा उस चीज पे हाथ रखना है। मैंने बोला इरेजर, तो बच्चा इरेजर ढूंढेगा, उस पर हाथ लगाएगा, तो वो क्या करेगा, एक बेसिक लिसनिंग की स्किल को सीखेगा। ठीक है, डेवलपिंग देयर वोकेबलरी, वोकेबलरी भी बिल्ड होगी अगर उनको इरेजर बोला मैंने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, एक दो बच्चों को पता है, एक दो बच्चे निकालेंगे इरेजर, उस पर हाथ रखेंगे, बाकी बच्चे देख हम देख इरेजर निकालेंगे। इरेजर नहीं, उनको पता हो रबड़ है ये, तो रबड़ निकालेंगे, बट जब मैंने इरेजर बोल दिया तो अब रबड़ और इरेजर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने रबड़ और इरेजर को कनेक्ट किया तो मतलब उनकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। अब उनको पता है ये जो रबड़ है इसको इरेजर भी बोलते हैं, समझ रहे हो, तो दोनों चीज आ जाएंगी, तो बोथ 1 and 2। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, यू मे एक्चुअली सी सम परमानेंट डैमेज टू द एनवायरमेंट इन योर स्टेट। हम देखते हैं कि हमारे स्टेट में कुछ एनवायरमेंट का डैमेज हुआ है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है। द रिच अपर सोइल ड्रेन इनटू रिवर एंड गेट डिपॉजिटेड इन द रिवर बेड रिजल्टिंग इन फ्लड्स। बिल्कुल सही है, जो रिच, जो ऊपर की रिच सॉइल होती है वो पानी में बह जाती है, पानी मतलब रिवर में बह जाती है, और रिवर बेड है मतलब जहां पे रिवर का एक्स्ट्रा मतलब आउटपुट होता है, मतलब जहां पे रिवर जाके गिरती है लास्ट में वहां जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहां जमा होगी तो पानी यहाँ जो इस साइड का एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ दिख रहा होगा, यहाँ इसका आउटपुट है, मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं नदी आ रही है और यहाँ आके गिरती होगी, फॉर एग्जांपल मान लिया है ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे उसका रिच सॉइल का बेड बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है यहाँ कम होता रहेगा और यहाँ पे लेवल बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे एरिया है उसमें फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, द रिच एंड एक्साइटिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल स्पीशीज हैज डाइड आउट एंड इज परमानेंटली लॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, तो लोगों को सबको पता है कि जो हमारे पास पहले जानवर या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे हुआ करते थे वो आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि हमने इतना क्या बोलते हैं इसका यूटिलाइज कर दिया एनवायरमेंट का, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही, एक्सप्लॉयटेशन, यूटिलाइजेशन, सॉरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन मैथमेटिकल लर्निंग। इनमें से कौन सी सेल्फ असेसमेंट की टेक्निक है मैथमेटिक्स में? ठीक है, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी होता है, स्क्रूटिनी का आपको मतलब पता होना चाहिए, उसमें भी आता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में। स्क्रूटिनी का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान से देख कर समझना, एनालाइज करना। ठीक है, अब ये चेक कर लो। हाँ, बैटरी थोड़ी डाउन हो चुकी है, चेक कर रहा था। चलो अब आ जाओ यहाँ, देखो ये देखो टेक्निक्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट ब्लॉक 3 मैथमेटिक्स वाला, जो एनआईएस वाला ब्लॉक है उसमें बुक है। स्क्रूटिनी बता दिया कि एक टास्क कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसको ढंग से एनालाइज करना कि उसमें हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए और उसका फाइनल आउटकम चेक करना कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आया है कि नहीं। ठीक है, कंपैरिजन, कंपेयर करना अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, किससे? दूसरे लर्नर से, समझ गए? वो भी एक सेल्फ असेसमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। वो देखेगा यार मेरे दोस्त ने तो मेरे से 10 में से 6 सवाल ठीक किए और मैंने 10 में से 8 किए, तो सेल्फ असेसमेंट का तरीका होता है वो भी। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस, खुद की प्रीवियस खुद की प्रीवियस नॉलेज से या फिर प्रीवियस परफॉर्मेंस से खुद को चेक करना, इससे पता लगेगा कि हमने भाई कितना इंप्रूव किया है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, अपनी क्वालिटीज पे अपने परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करना, खुद को उस बारे में सोचना, खुद की लिमिटेशंस के बारे में सोचना, खुद की गुड पॉइंट्स के बारे में सोचना, तो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आते हैं टेक्निक्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन लर्निंग, स्क्रूटिनी, कंपैरिजन, सेल्फ एनालिसिस और रिफ्लेक्शन। या अब की बारी से में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तुम दोनों पॉइंट को मार्क करेंगे तो दोनों बिल्कुल सही है। क्लियर की बात? वो बाकी 2 पॉइंट भी याद कर लेना। ठीक है, इन विच टूल स्टूडेंट गेट नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल सिचुएशन। 2 सेकंड देना मुझे। आ जाओ। दिख रहा हुआ है, दिख रहा। 502 का ब्लॉक 3, पेज नंबर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा 70। क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स, आईसीटी के जो टूल्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इंफॉर्मेटिव टूल्स, सिचुएटिंग टूल्स, कंस्ट्रक्टिव टूल्स और कम्युनिकेटिव टूल्स। ठीक है, इंफॉर्मेटिव टूल्स लाइक इंसाइक्लोपीडिया, मल्टीमीडिया, है ना, डब्ल्यू इंटरनेट, ये सारे होते हैं इंफॉर्मेटिव टूल्स। ठीक है, अब इस टूल्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसलिए कहते हैं इनको इंफॉर्मेटिव टूल्स। क्लियर होगी बात?
Although these tools cannot help to get real life experiences, informative tools में हमें real life experience नहीं मिलता, it presents abstract information. ठीक है, तो पूछ लेगा कौन सी इनमें से टूल्स abstract information दिखाती है, तो कौन से informative tools. ठीक है, अगला टूल्स situating tools. इसमें क्या है, situating tools में हमें nearly direct experience मिलता है. ठीक है, like for example रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाना है, जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाना है, तो अगर आपको यूट्यूब दिखाओगे, वीडियो क्लिप दिखाओगे, है ना, उसमें बिल्कुल ब्लड फ्लो होता हुआ दिखाएगा, उसमें क्या बोलते हैं हार्ट पंप करता हुआ दिखाएगा, तो वहां से उसको रियल नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ असल में ऐसा होता है, तो वो होते हैं सिचुएटिंग टूल्स. ठीक है, बिल्कुल बात. उसके बाद ये कंस्ट्रक्टिव टूल्स, जहां पे आप कंस्ट्रक्टिव चीजें कर सकते हो, चीजें विजुअलाइज कर सकते हो, डाटाबेस, स्प्रेडशीट्स, है ना, तो वहां पे डाटा को विजुअलाइज कर सकते हो. ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी कंस्ट्रक्टिव टूल्स. और कम्युनिकेटिव, जहां पे आप कम्युनिकेट कर पाओ, लाइक जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप हो गया, या फिर जीमेल होगी, है ना, वेब 2 हो गया, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हुई, ये सारे हो जाएंगे कम्युनिकेटिव टूल्स. ठीक है, बाकी आप सारे इसको पढ़ लेना ध्यान से, जब हम इसको पढ़ाएंगे ना बाद में, तब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे. क्लियर होगी बात. तो इसमें से कौन सा ठीक है भाई, बताओ. अब तो पता लग गया होगा, नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस कौन से, सिचुएटिंग टूल्स. क्लियर होगी बात, है ना. चलो आगे आ जाओ. टाइप ऑफ हिंदी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट. ये आप तभी दे पाओगे जवाब जब आपने एनआईएस पढ़ी हो. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, काफी सारे सवाल आते हैं जिसमें हम नहीं कर सकते, उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर हमने एनआईएस नहीं पढ़ी होगी. समझ रहे हो. खड़ी बोली, दिस फॉर्म ऑफ हिंदी इज करेक्टली कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड हिंदी. देखो अगर आपको वैसे जनरल नॉलेज है तो आप जरूर जवाब दे दोगे, बट अगर किसी को नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं होती है ना, तो नहीं दे पाओगे. हिंदुस्तानी, दिस इंक्लूड्स बोथ हिंदी एंड उर्दू. ठीक है, ये शायद आपको पता हो. चलो अब देखते हैं ये कहां से उठाया गया है. चले 2 सेकंड देना. चलो आ जाओ फिर से. 503 का ब्लॉक 1 आ जाओ. खड़ी बोली, दिस फॉर्म ऑफ हिंदी इज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड हिंदी. सेम लाइन उठाई हुई है. डिफरेंट फ्रॉम ब्रज एंड रेखता, दिस वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, द लैंग्वेज ऑफ डे टू डे यूज, एंड इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल टू राइट लिटरेचर इन दिस लैंग्वेज. खड़ी बोली आ गया, जो कि आज एक स्टैंडर्ड हिंदी है. नागरी हिंदी, जो कि इसमें भी लिखी ऑप्शन नहीं दिया हुआ. दिस फॉर्म ऑफ हिंदी विच वॉज यूज टू राइट लिटरेचर. सवाल आ जाएगा, याद कर लो. हिंदुस्तानी, both Hindi and Urdu are a part of this form of Hindi. It uses both Hindi and Urdu words and it's a mixture of both two languages. ठीक है, याद होगी, याद कर लो. बाकी जितनी भी याद करनी चीजें ना, जब हमको फिर से बता रहा हूँ, जब कराऊंगा ना तब याद कराऊंगा. ठीक है, अभी फिलहाल ये देख लो. क्लियर होगी बात. तो दोनों बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, बोथ 1 and 2. क्लियर बात. ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इन अ हेट्रोजीनियस वे कैन. हेट्रोजीनियस वे मतलब कि अगर आपके क्लास में जैसे मिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट, कोई थोड़ा स्लो लर्नर, एक मीडियम लर्नर होता है ना, तो उनकी हेट्रोजीनियस मतलब, हिंदी वाले देख लो, हिंदी वालों को हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है इसमें, विषम योग्यता. ठीक है, विषम योग्यता. तो क्या होगा, उन सब का मिक्स करके ग्रुप बनाना. लाइक एक उसमें रख दिया तेज बच्चा, या क्या बोल रहा हूँ, तेज बच्चा रख दिया, उसके बाद एक मीडियम बच्चा रख दिया, एक स्लो लर्नर रख दिया. उसकी वजह से क्या होगा, जब वो मिलेंगे, ठीक है, एक तो उनकी लेबलिंग नहीं हो पाएगी, लेबलिंग नहीं करना है ना, तो इससे बच्चे की लेबलिंग बंद हो जाती है. ठीक है. दूसरा, इसमें क्या होगा, जब वो स्लो बच्चा जब जीनियस बच्चे के साथ, या फिर जो तेज पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ सीखेगा, बैठेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी. ठीक है. तो पहला क्या है, हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट्स एज स्लो और एडवांस. बिल्कुल सही है. अफेक्ट्स ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्राइटर स्टूडेंट. ये गलत है. वो जितने भी उस ग्रुप में बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, मतलब एक पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा. ठीक है. तो ओनली 1 बिल्कुल सही है इसका. चलिए आगे. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन इज मीडियन. देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, और हमें ये बताना है. रुको 2 सेकंड देना मुझे. जासिम से 2 सेकंड. चलो देखो ये दिया हुआ है इसमें. इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट.
इनमें से कौन सी नॉट करेक्ट है, मतलब सही कौन सी है ये बताना हमें, सही कौन सी है। देखो भाई ये फॉर्मूला दिया हुआ है एल एम प्लस एन बाई टू माइनस एफ स्लैश एफ इंटू आई। तो आई की लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ये देखो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है जो मैथ की है, मैथ की जो एनआईएस है बुक है, उसके ब्लॉक 2 में लिखा हुआ है। आ जाओ मेरे पास एक एक चीज लिखी हुई जो एनआईएस में से आपको याद करनी है, वो फिर से बता रहा हूँ, जब कराऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे सर मतलब अभी फिलहाल मैं आपको एग्जैक्ट चीजें दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट सवाल कहाँ से उठाया गया, ठीक है। चलो, मीडियन इक्वल्स टू एल एम प्लस एन बाई टू माइनस एफ बटे एफ एम इंटू आई। एल एम का मतलब क्या है, द एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच मीडियन लाइज, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल उठा रखा है एन से, मैथ वाली का ब्लॉक 2। एन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी बिलो एल एम। एफ एम क्या है फ्रीक्वेंसी विद इन द क्लास इंटरवल इन विच द मीडियम लाइज, जहां पे मीडियम लाइज है उसकी क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई क्या लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। अरे यार चेंज क्यों नहीं हुई स्क्रीन, ये देखो ब्लॉक 2 मैथमेटिक्स वाली देख ली, स्क्रीन चेंज नहीं हुई थी, अब स्क्रीन चेंज करिए, क्लियर है बात। आई लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल बिल्कुल सही है, यही हमने अभी पढ़ा है और ये हमने बिल्कुल सही पढ़ा है ना। तो विच ऑफ द नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो तीनों सही है, तीनों सही है, तो गलत कोई सा भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 19वां, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ टीचर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में टीचर का रोल क्या होता है, क्रिएट अ प्रॉब्लम सिचुएशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सिचुएशन टीचर क्रिएट करेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड, क्रिएट अ फ्री फियर फ्री एटमोस्फेयर इन द क्लासरूम, आपको पता है जब तक फियर फ्री एटमोस्फेयर नहीं होगा क्लास में तो बच्चे अब बोलेगा कैसे, अगर बच्चा नहीं बोलेगा तो फिर बच्चा डर के रहेगा, बच्चा डर के रहेगा तो उसमें आइडियाज मिलेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा, बिल्कुल सही है। तो फियर फ्री एटमोस्फेयर बिल्कुल जरूरत है। असिस्ट द स्टूडेंट इन परसीविंग डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, बच्चे की खुद सॉल्व नहीं करना, बच्चों को असिस्ट करना है, मतलब बच्चे को एक बेसिकली साइड हेल्प देनी है, बच्चा करेगा खुद, बट अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए थोड़ी सी बता दिया उसको, उसको असिस्ट करना है। तो बिल्कुल तीनों ही तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, क्लियर होगी बात। टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी स्टेज बेनिफिट्स चिल्ड्रन बाय प्रॉम्प्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, a language of describing and communicating their observation ideas, skill needed to find about their environment and seek solutions to the problem। बेसिकली क्या पूछा हुआ है कि एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने का प्राइमरी क्लास में क्या फायदा होता है। पहला कि उनको एक कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज मिलती है, लैंग्वेज मतलब अगर आपको पेड़ के बारे में नहीं है तो ईवीएस में पेड़ के बारे में जानेगा, उसकी जानेगा डिफॉरेस्टेशन के बारे में, तो उसको आइडियाज मिलेंगे बहुत सारे, है ना, जिसकी वजह से वो बोल पाएगा, है ना। जैसे आपको स्पेस के बारे में नहीं पता, अगर किसी को फॉर एग्जांपल मान लिया रोहन है, रोहन को स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या कम्युनिकेट कर पाएगा स्पेस के बारे में, अगर कहीं बात चल रही हो क्या उसके बारे में कुछ बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा ना। बट अगर उसको आप स्पेस के बारे में बता दो, सारी चीजें बताओ, तो कहीं जाएगा तो वहां उसके बारे में बोल पाएगा। तो बेसिकली लैंग्वेज एक लैंग्वेज मिलती है कम्युनिकेट करने की, समझ रहे हो। सेकेंड, skills needed to find out environment and seeks the solution to the problem, कि एक स्किल मिलती है ना, एनवायरमेंट और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की, है ना। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया भाई रोहन आपके इलाके में ना पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है, तो वो बताएगा कि हम ऐसे पेड़ उगा सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को पानी डाल सकते हैं, ये सारी चीजें समझ रहे हो। तो इसका बोथ टू, ये भी लिखा हुआ आपको दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है, देख लो भाई। ईवीएस वाली ब्लॉक 1 में environmental education introduced as EVS at the elementary education has important objectives। बच्चे में क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस लाना एनवायरनमेंट के बारे में। सेकंड, डेवलपिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग्स, उसका ह्यूमन बींग के साथ इंटर रिलेशनशिप, ये वाला पॉइंट भी आगे वाले की शिफ्ट में आ रखा है, तो याद करना चाहिए पॉइंट्स। इनकल्टी देखो याद नहीं, आपको पता है, आपको देखो इन चार पॉइंट का मतलब अगर समझ आ गया ना, ये चीज याद करने वाली समझने वाली है, समझ रहे हो। जो फैक्चुअल है ना वो याद करने वाले, आपको पता है कि ईवीएस का जो ईवीएस है उसका मतलब बच्चे में हैबिट वैल्यूज एटीट्यूड ऐड करना है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडेबल है। जो चीज याद करने की वो याद करना, ठीक है। बच्चे में स्किल डेवलप करना किसके लिए, ताकि वो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स का समाधान कर पाए और एटलीस्ट इन्फॉर्म रहे उस चीज से रिलेटेड, क्लियर है बात, ठीक है।
तो आज के दोस्तों 20 सवाल खत्म हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ, 34 मिनट पे कर लिया, अच्छा खासा मैंने खींच दिया है 20 सवाल, ठीक है। तो अब अगले 20 सवाल हम करेंगे अगली वीडियो में। और टेलीग्राम जो उसकी पीडीएफ है, हमें देखो अभी तो सारे एनआईसी थे, इसका मैंने आपको पर्टिकुलर ब्लॉक बता दिया और पेज नंबर आपने देख ही लिया होगा, है ना। तो ये तो मैं सेंड नहीं करूंगा। बाकी जो पिछली क्लास में कोलबर्ग वाली और शायद नहीं, कोलबर्ग नहीं, थॉर्नडाइक वाली और कॉलबे वाली दिखाई थी, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो मैंने अभी करी नहीं बट कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये बताना भाई क्लासेस कैसी लग रही हैं, ये अच्छी हैं कि हेल्पफुल है कि नहीं, कंटिन्यू करा जाए कि नहीं करा जाए, ये बता दें कमेंट में। और बस आपसे अगर और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में कर देना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।